सभी मित्र बंधु भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तत्व, एलिमेंट, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बारे में बता चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ लाइन या 14वां ग्रुप। जो आपका थर्ड लाइन आता है वो आपका रहता है 13वें ग्रुप में, और जो आपका फोर्थ लाइन आता है वो होता है 14वें ग्रुप में। तो दोस्तों, 14वें ग्रुप में है क्या? काशी जी शून्य पड़े पंजाब। कहां पर? काशी जी शून्य पड़े पंजाब में। कार्बन, सिल्वर, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6। कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 22, टिन का 40, लेड का 82। कितना होता है दोस्तों? 82 लेड का। तो आपको इन सभी का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे होता है, हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, उसी के बारे में आपको एक ओवरव्यू देंगे। देखिए होता क्या है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। क्या होता है? टिन और लेड। अब देखिए कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां पर उपयोग है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। कार्बन में होता क्या है? एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। क्या होता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों को बताए थे इसके पहले वाले में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? सबसे जहरीली गैस है। क्या है? सबसे जहरीली गैस है। और यह क्या होता है? सबसे प्रदूषणकारी गैस है। सबसे प्रदूषणकारी गैस क्या है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रदूषणकारी गैस है। एक ऑक्सीजन वाला कार्बन सबसे हानिकारक होता है। एक ऑक्सीजन वाला कार्बन सबसे हानिकारक होता है, जबकि इसके बाद क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये क्या है? अप्रदूषणकारी गैस है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अप्रदूषणकारी गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषणकारी गैस है। जो दो ऑक्सीजन वाला कार्बन होता है वो अप्रदूषणकारी गैस होता है। इसके बाद क्या आता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। देखिए, कार्बन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछता है उसके बारे में आपको बताएंगे। कुछ यहाँ बताएंगे, कुछ आगे मिलेगा वहां बताएंगे, कुछ इसके पहले आपको बता चुके हैं। इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक पढ़िए, केवल इत्मीनान से पढ़िए। हम बताते इससे ओवर जितना आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग इसके बाद प्रैक्टिस सेट हल कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को फंसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जितना भी कमेंट आए उसका आंसर दे सके। क्या होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रियान। इसे क्या कहते हैं? फ्रियान गैस भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियान गैस भी कहा जाता है। ये उत्पन्न कहां से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये उत्पन्न कहां से होता है? जो फ्रिज होता है। कहां से? फ्रिज। फ्रिज से क्या उत्पन्न होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह हानि क्या करता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हानि क्या करता है? जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत को
नष्ट करता है। ये कहां से निकलता है? फ्रिज से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन परत को नष्ट करता है। इसीलिए आजकल जो फ्रिज आ रहा है उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकलता है या बहुत कम मात्रा में निकलता है, ऐसा फ्रिज बनाया जा रहा है। अब ओजोन गैस करता क्या है? जो आपके सूर्य का किरण, जो वहां से प्रदूषणकारी किरण आता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, उसे क्या करता है? ओजोन वहीं पर उसका छनन कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, ये जो पृथ्वी के लिए लाभदायक है, केवल वही किरण यहाँ तक पहुंचता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका वास्तविक नाम क्या है? फ्रियान। कहां से निकलता है? फ्रिज से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है CH4। ये क्या है? ये है मेथेन गैस। क्या है दोस्तों? ये मेथेन गैस है। अब मेथेन गैस क्या है? ये निकलता कहां से है? इसे क्या कहा जाता है? मेथेन गैस कहां से निकलता है? कीचड़ से। कीचड़ से निकलता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे गोबर गैस कहा जाता है। या गोबर गैस से जो गैस निकलता है उसे क्या कहा जाता है? मेथेन गैस कहा जाता है। मेथेन गैस को दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्स गैस भी कहा जाता है। अब देखिए, मेथेन गैस का सूत्र आपको पूछ लेगा। मेथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। मेथेन गैस कहां से उत्पन्न होता है? कीचड़ से या गोबर गैस से? या गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मेथेन गैस। मेथेन गैस को और क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। मेथेन गैस को क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्स गैस कहा जाता है। इसके बाद जो आपका सिलेंडर होता है CNG, क्या होता है? CNG। जो आपका CNG सिलेंडर होता है, इसमें 95%, कितना दोस्तों? 95% मेथेन पाया जाता है। जो आपका CNG गैस है इसमें 95% मेथेन गैस पाया जाता है। मेथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्या होता है दोस्तों? मेथेन को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब देखिए, इसके कारण क्या होता है? मेथेन गैस के कारण, मेथेन गैस के कारण जो हमारा पृथ्वी है, धरती माता, कौन? धरती माता गर्म होती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन किस तरीके से उठता है? सबसे प्रदूषणकारी गैस कौन सा है? सबसे प्रदूषणकारी गैस जो है वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। अप्रदूषणकारी कौन सा है? 2 ऑक्सीजन वाला कार्बन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अप्रदूषणकारी गैस है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे फ्रियान कहा जाता है। ये क्या है? ये निकलता कहाँ से है? फ्रियान एक गैस है जो फ्रिज से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? फ्रिज से। CFC ये करता क्या है? ओजोन परत को नष्ट करता है। इसलिए आजकल जो फ्रिज बन रहा है, जो इस समय फ्रिज बन रहा है, उसमें से फ्रियान गैस नहीं निकलता है। उसे इस तरीके से मॉडल किया जा रहा है। अब ये करता क्या है? ओजोन परत को नष्ट करता है। इसके बाद आता है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 4
कार्बन का एक परमाणु क्या बनाता है, मेथेन गैस। मेथेन गैस निकलता कहाँ से है, कीचड़ से निकलता है और गोबर गैस से। देखिए जो जो आपका बारिश के महीने में क्या किया जाता है, बारिश के महीने में आप लोग देखे होंगे जब बारिश स्टार्ट होता है तो धान की रोपाई चालू होती है। तो जो धान की खेती से निकलता है, कहां से, धान की खेती से बुलबुला, धान की खेती से जो बुलबुला निकलता है उसमें क्या होता है दोस्तों, मेथेन होता है। धान की खेती से क्या निकलता है, मेथेन गैस। आप लोग देखे होंगे जो धान की खेती होती है उसमें से बुलबुला निकलता है, तो बुलबुले से क्या निकलता है दोस्तों, मेथेन गैस निकलता है। सीएनजी में मेथेन गैस 95% भरा जाता है जिससे वो ज्वलनशील रहे। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, सिलिकॉन। आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को बताते हैं सिलिकॉन। क्या आता है दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप लोगों को कल बताए थे इंडियम और थैलियम मिलाकर, क्या करके, सिलिकॉन और जर्मेनियम में इंडियम और थैलियम मिलाकर अर्धचालक की चालकता को बढ़ाया जाता है। अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक बनाया जाता है। क्या किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक बनाया जाता है। सोलर सेल में लगे तार, अब देखिए इसी अर्धचालक से रिलेटेड है सोलर सेल। जो सोलर सेल लगा हो, आप कहीं पर देखे होंगे, जो आपका सोलर सेल लगा होता है उसमें क्या उपयोग किया जाता है, आप लोग देखे होंगे एक वायर, उसमें पतला पतला वायर लगा रहता है जो किसका बना रहता है, चांदी का। किसका बना रहता है, चांदी का, सिल्वर का। किसका बना होता है, सिल्वर का। इसके बाद आपका आता है टिन। टिन का वास्तविक नाम क्या है, स्टेनम। टिन का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, स्टेनम। अब टिन का उपयोग कहां पे किया जाता है, टिन और लेड। लेड का वास्तविक नाम है प्लम्बम। अब देखिए जो आपका टिन होता है, टिन का वास्तविक नाम क्या है, स्टेनम, और लेड का वास्तविक नाम क्या है, प्लम्बम। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, अब इनका उपयोग किया जाता है, जो आपका, आप लोग देखे होंगे प्रत्येक घर में एक फ्यूज तार लगा रहता है। जहां पर आपके घर में कहीं पे भी सर्किट शॉर्ट होता है, यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका फ्यूज तार गल जाता है। क्या होता है, फ्यूज तार गल जाता है, गल के कट जाता है, जिससे आपके घर की सप्लाई रुक जाती है। क्या होती है, घर की सप्लाई रुक जाती है। तो उसकी जो चालकता होती है उसी में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो फ्यूज का वायर होता है, इसका उपयोग किया जाता है फ्यूज वायर बनाने में।
टिन और लेड का उपयोग किया जाता है फ्यूज वायर बनाने में। इसके बाद कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये जो है गर्म जल्दी हो जाता है। टिन और लेड क्या होता है, गर्म जल्दी हो जाता है। इसका गलनांक कम, टिन और लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्यूज वायर बनाने में किया जाता है। इसका गलनांक कम होता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, अर्थात ज्यादा प्रतिरोधकता, ज्यादा प्रतिरोध के करंट को वो पास कर देता है। लेकिन इसका गलनांक कम, जब ज्यादा हीट का करंट आ जाएगा तो ये गल के टुकड़ा हो जाएगा, अर्थात कहीं पे भी आपके पूरे घर में या कहीं पे मकान बना हुआ है, हाल बहुत बड़ा है, उसमें यदि कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो गलनांक कम होने के कारण फ्यूज वायर कट जाएगा, जिससे पूरे हाल की सप्लाई बंद हो जाएगी और दुर्घटना होने से बच जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसे कभी कभी पूछ लेता है टिन और लेड को, अर्थात फ्यूज वायर को आपके घर के सप्लाई में श्रेणी क्रम या समांतर क्रम किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर हमारे घर की सप्लाई में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें श्रेणी क्रम में हमारे घर की सप्लाई में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को फोर्थ लाइन अर्थात 14वां ग्रुप यहां तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम किस काम में आता है, अर्धचालक बनाने में। आप लोगों को इसके पहले बताए थे किस तरीके से अर्धचालक बनाया जाता है, अर्थात अर्धचालक की चालकता को किस तरीके से बढ़ाया जाता है। इसके बाद जो आपका सिल्वर होता है, चांदी, चांदी का उपयोग जो आपका वो होता है सोलर सेल होता है, सोलर सेल में चांदी का उपयोग किया जाता है। फ्यूज वायर में टिन और लेड इन दोनों का उपयोग किया जाता है फ्यूज वायर बनाने में। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाती हैं। टिन और लेड का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाती हैं। गलनांक कम रहता है, जब गर्म जल्दी होंगी तो गल जल्दी जाएंगी, इसलिए गलनांक कम होता है और प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, अर्थात ज्यादा प्रतिरोध के करंट को ये पास करा देती है। अब पूछ लेगा फ्यूज वायर तार, फ्यूज वायर आपके घर की सप्लाई में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए कार्बन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे हो गया, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बन या कृत्रिम रूप से सबसे कठोर कार्बन कौन सा है। इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग उसमें भी कंफ्यूज ना हो, उसके लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देते हैं। क्या है दोस्तों, कार्बन। अब देखिए क्या पूछ लेगा, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बन कौन सा है। पृथ्वी पर या धरती माता पर, धरती पर सबसे कठोर कार्बन। इसके बाद पूछ लेगा कृत्रिम कठोर कार्बन, हो गया प्राकृतिक कठोर कार्बन। फिर पूछ लेगा कृत्रिम
कठोर कार्बन। अब देखिए जो हमारा प्राकृतिक है, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बन है वो क्या है? हीरा। हीरा जो है हमारा सबसे कठोर कार्बन है प्राकृतिक रूप से। लेकिन जो कृत्रिम कठोर कार्बन है वो क्या है? ग्रेफीन है। क्या है दोस्तों? ग्रेफीन है। अब ग्रेफीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है जो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, ग्रेफीन का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? ग्रेफीन का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अब देखिए जो हमारा कृत्रिम कठोर नहीं है, कृत्रिम कठोर कार्बन नहीं है, ये क्या है? बोरोन नाइट्राइड। अब देखिए जो हमारा कृत्रिम कठोर है लेकिन किसका? कार्बन का नहीं है, वो क्या है? बोरोन नाइट्राइड। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? जो आपके घर में सीमेंट लगता है, सीमेंट बनाने में बोरोन नाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है। क्या है? कठोर कार्बन नहीं है, अर्थात इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती। कृत्रिम कठोर जो कार्बन का नहीं है, क्या है? बोरोन नाइट्राइड। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आ जाए कार्बन का है कृत्रिम नर्म और धारा प्रवाह अर्थात चालक। कार्बन जो चालक है, चालक किसे कहते हैं? जिसमें से धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को गुजारा जा सके। यह क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट है। इसके बाद हमारा आता है कार्बन 16। इसे C16 भी लिखा जाता है। इसे इस तरीके से लिखा जाता है। इसे कहा क्या जाता है? इसे फुलरीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे फुलरीन कहते हैं। इसे बक मिंस्टर इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे फुलरीन कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे बक्की बाल भी कहा जाता है। इसे बक्की बाल क्यों कहा जाता है? इसे बक्की बाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना होती है, कार्बन 16 की जो संरचना होती है वो एक फुटबॉल की तरह, अर्थात एक फुटबॉल की तरह इसकी संरचना होती है। जो आप लोग फुटबॉल देखे होंगे उसी तरीके से कार्बन 16 की संरचना पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हम अपने 5वें ग्रुप पर। हमारा क्या आ गया दोस्तों? 5वां ग्रुप, अर्थात 5वां लाइन, अर्थात 15th ग्रुप, 15वां ग्रुप। आशा करते हैं इसके पहले वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। हम स्टार्ट करते हैं 5वां लाइन अर्थात 15वां ग्रुप। क्या? नाना पाटेकर आज सबके बीच। क्या हुआ आप समझ लीजिए। नाना पाटेकर का कोई मूवी रिलीज हुआ, वो उसके प्रमोशन के लिए आज सबके बीच में आए हुए हैं। नाना पाटेकर आज सबके बीच। अब नाना पे
क्या आ गया? नाइट्रोजन। पाटेकर फास्फोरस। आर्सेनिक। एंटीमनी। बिस्मथ। क्या आ गया दोस्तों? बिस्मथ। अब देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक 81 और बिस्मथ का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? 83। नाइट्रोजन हमारे भूपर्पटी पर या हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में हवा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। कहां पे? हवा में, हमारे वायुमंडल में। %78 पाया जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप लोग देखे होंगे जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं उनमें गैस भरा रहता है। जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं, लोग कुरकुरे खाते होंगे, आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या रहता है? केवल थोड़ा सा कुछ सामान रहेगा, खाद्य पदार्थ रहेगा, कुरकुरे रहेगा या कुछ भी रहेगा, उसमें उसके बाद पूरा केवल गैस भरा रहता है। उसमें कौन सा गैस भरा रहता है दोस्तों? नाइट्रोजन भरा रहता है। कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। खाद्य पदार्थों की पैकिंग में नाइट्रोजन गैस कहाँ भरा जाता है? खाद्य पदार्थों की पैकिंग में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। खाद्य पदार्थों की पैकिंग में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? यह सबसे अक्रिय गैस है। यह अक्रिय गैस है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है N2, जो हमारा N2 होता है, N2 -193, कितना दोस्तों? -193 अंश सेल्सियस का कोण सूक्ष्म संवर्धन है। -193 अंश सेल्सियस सूक्ष्म संवर्धन है। क्या है दोस्तों? N2 -193 अंश सेल्सियस सूक्ष्म संवर्धन है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है? फास्फोरस। क्या आता है दोस्तों? फास्फोरस। P4। इसकी जो संरचना होती है, देखिए इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये फास्फोरस की संरचना है, P4 की संरचना है। अब इनका फास्फोरस की संरचना क्या है? इस तरीके से बनता है। यदि फास्फोरस को निकाल लिया जाए, इसे किसी जगह रखा रहता है, ताकि ये फास्फोरस जो हमारा है किसमें रखा जाता है? आप लोगों को इसके पहले बताए थे, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। फास्फोरस को निकाला नहीं जाता, नहीं तो इसमें क्या होता है? हवा से आग लग जाती है। फास्फोरस में हवा से आग लग जाती है।
हमारा फास्फोरस होता कैसा है, फास्फोरस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। फास्फोरस पी, पहले हमारा फास्फोरस होता है सफेद, फिर आता है लाल, इसके बाद आता है काला। ये क्या है दोस्तों, सभी फास्फोरस हैं। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को जब गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद हमारा लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। जब लाल फास्फोरस को और गर्म किया जाता है तो क्या होता है, काला फास्फोरस प्राप्त होता है। अब काले फास्फोरस का बनाया क्या जाता है, फास्फोरस का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। फास्फोरस से ही जो आपकी माचिस बनती है, माचिस की तीलियों में फास्फोरस का प्रयोग माचिस की तीलियों में किया जाता है। जो आप माचिस जलाते हैं उसमें क्या रहता है, वो कौन सा तत्व रहता है जो जलता है, क्या होता है, फास्फोरस रहता है। उसे सफेद फास्फोरस को गर्म करके लाल फास्फोरस बनाया जाता है, लाल फास्फोरस को गर्म करके काला फास्फोरस बनाया जाता है, जो आपके माचिस की तीलियों पर लगा रहता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, इसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यदि जल से उसे निकाल लिया जाए और नमी में रख दिया जाए या हवा का स्पर्श हो जाता है तो क्या होता है, फास्फोरस जल जाता है, हवा से आग लग जाती है। अब इसके बाद क्या आता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, आर्सेनिक पाया कहाँ जाता है। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, इसलिए इतना मिटा देते हैं। आर्सेनिक का उपयोग आप लोग देखे होंगे, जो बंदूक की गोली होती है, क्या होती है, बंदूक की गोली। आर्सेनिक का उपयोग बुलेट, जो बंदूक की गोली होती है, बुलेट जिसे कहा जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। किसमें, बुलेट में। बुलेट में आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, आर्सेनिक का उपयोग बुलेट में किया जाता है। आर्सेनिक पाया कहाँ जाता है, जो सांप का जहर होता है, सांप के जहर में आर्सेनिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आर्सेनिक, सांप के जहर में क्या पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है, एंटीमनी आता है। एंटीमनी होता क्या है, ये एक ब्लैक अर्थात काला पाउडर है। क्या है दोस्तों, काला पाउडर। एंटीमनी क्या है दोस्तों, काला पाउडर है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सूरमा बनाने में। अब आप लोग सोचते होंगे ये सूरमा क्या है। सूरमा है, जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि आप लोग देखे होंगे सूरमा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे आंख में लगाया जाता है। आंख में लगाने के बाद यदि आपका आंख गड़बड़ हो या सही हो तो आपके आंखों से जितनी भी गंदगी है सब गंदगी बाहर आ जाती है। आंख से इतना पानी बहता है कि जितने भी आंख में गंदगी होती है सब बाहर आ जाती है। तो सूरमा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एंटीमनी, जो कि क्या है, काला पाउडर है, उसका उपयोग सूरमा बनाने में किया जाता है। इसके बाद आता है आपका बिस्मथ। क्या आता है दोस्तों, बिस्मथ। बिस्मथ एक क्षार धातु है। क्या है दोस्तों, यह एक क्षार धातु है। अब आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहे हैं जितने भी ग्रुप में हैं,
जितने भी ग्रुप हैं, सॉरी दोस्तों, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में जो सबसे नीचे का तत्व है, लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, सभी ग्रुप के सबसे नीचे के तत्व एक क्षार धातु एक क्षार धातु वाला तत्व है। सभी ग्रुप के सबसे नीचे के तत्व एक क्षार धातु वाला तत्व है। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन, अर्थात 14वां ग्रुप और 15वां ग्रुप, या इसे चौथी लाइन या 5वीं लाइन बोलिए, या इसे 14वां ग्रुप और 15वां ग्रुप समूह बोलिए। हम लोग इन दो समूह को पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे कल 6th लाइन और 7th लाइन, जिसमें 16वां ग्रुप और 17वें ग्रुप, उसके बारे में आप लोगों को ओवरव्यू देंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इतना डिटेल आप लोगों को करा दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करते जाइए। यदि कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम प्रयास करेंगे सभी के आंसर का जवाब दे सकें। और यदि आप नए हैं आप अपने चैनल में यदि नए हैं यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो लोग भी विधिवत तरीके से पढ़ सके और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी ले सके। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, कल फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।